पिता को छोड़ने गए तब से रात को करीब 9:30 बजे पैदल लौटे। सड़क की बत्तियों का उजाला घर के सामने था। उन्होंने दरवाजे की साकल को बहुत धीरे से खटखटाया ताकि केवल पत्नी सुने, आसपास पड़ोस न सुने। पत्नी की दरवाजे के पास तक आने की आहट हुई, चूड़ियों की खनखनाहट हुई तो लगा कि दरवाजा खोल रही है। जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने साकल फिर खटखटाया। दाहिने पड़ोसी के कमरे का दरवाजा खुलने की आहट हुई। पड़ोस की औरत बाहर निकली। रघुवर प्रसाद को खड़ा देखकर उसने कहा, दुल्हन सो गई होगी, जोर से खटखटाओ। जी हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। उन्होंने सोचा पड़ोसन अपना दरवाजा बंद कर ले तो वह फिर खटखटाएं। पड़ोसन अंदर नहीं जा रही थी। उसने फिर कहा, खटखटाओ। साकल खटखटाने से पहले उनका हल्का धक्का दरवाजे को लगा तो दरवाजा खुल गया। पत्नी ने बहुत धीरे से इस बीच सिटकनी खोल दी होगी और उनको पता नहीं चला। दरवाजा खुलने के बाद उनकी नजर पड़ोसन की तरफ गई। जाओ, पड़ोसन ने कहा, पर वे अंदर अप्रत्याशित से ऐसे चले गए जैसे अपने आप गए। जिस क्षण जाना था उस क्षण नहीं गए। प्रतिक्रिया में उनसे देर होती थी और उन्हें लगता था कि उन्होंने तत्काल काम किया है। दरवाजा उन्होंने बंद किया। पड़ोस से दरवाजा बंद करने की आवाज नहीं आ रही थी। वे दरवाजे से दूर चारपाई पर बैठ गए। पत्नी एक कोने में खड़ी थी। सो गई थी? नहीं, पत्नी ने सिर हिलाया। बस। कुछ देर चुप बैठे रहने के बाद उन्होंने कहा, छूकर देखो, मुझको बुखार है क्या? पत्नी को पास बुलाने का और कोई तरीका उन्होंने नहीं सोचा। पत्नी उनके पास आकर खड़ी हो गई। शरीर गर्म हो तो बाएं गर्म हाथ से दाहिने गर्म हाथ को छुओ तो पता नहीं चलता कि बुखार है। उन्होंने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ को छूते हुए कहा। उन्हें लगा कि पत्नी उनका माथा हाथ छुएगी, पर नहीं छुई। पास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो भी पत्नी ने नहीं छुआ। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कोहनी के पास पत्नी को पकड़ा। चूड़ियां इतनी थी कि हाथ पकड़ने की और जगह नहीं थी। तुम्हारा हाथ तो मेरे हाथ से ज्यादा गर्म है। और उन्होंने पत्नी का हाथ छोड़ दिया। पत्नी का हाथ सचमुच गर्म था। नहीं है, पत्नी ने इस तरह कहा कि उसका हाथ फिर पकड़ ले और छोड़े नहीं। है सच में। खाना खा ली हो? उन्होंने फिर पत्नी से पूछा। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। वे पिता के साथ पेट भर खा चुके थे। पिता ने केवल 2 पूड़ी खाई थी और थोड़ा भात। पूड़ी ज्यादा थी। अम्मा ने सोचकर भेजा होगा कि बहू को आटा सानना न पड़े। रघुवर प्रसाद ने ज्यादा खा लिया था। थाली में बचा छोड़ना अच्छा नहीं लगता था। इस आदत के कारण वे ज्यादा खाना खा जाते थे। पत्नी उनकी थाली में चुपके से पूड़ी डाल दे रही थी। पूछती नहीं थी इसीलिए कि वे मना नहीं कर पाएंगे। आखिर खाते खाते वे पानी का गिलास और थाली लेकर खड़े हो गए। पानी उन्होंने खड़े खड़े पिया। पानी बैठ कर पियो, तब पिताजी ने कहा था, खाना खा ली? पत्नी को जस का तस खड़े देखकर रघुवर प्रसाद ने फिर पूछा। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। क्या बात है, अच्छा नहीं लग रहा है? रघुवर प्रसाद ने धीरे से पूछा। अब की बार रघुवर प्रसाद का दिल धड़कने लगा था। बुखार नहीं है, पत्नी ने कहा। हाथ तप रहा है, अटकते अटकते उन्होंने कहा। नाड़ी देख लो, पत्नी ने कहा। रघुवर प्रसाद को नाड़ी देखना नहीं आता था। उन्होंने पत्नी का हाथ पकड़ा। चूड़ा इतनी है कि नाड़ी नहीं मिलेगी। इसमें कम है। पत्नी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उतनी ही लगती है। एक बस में टूट गई थी। यहाँ काम करते करते टूट गई। केवल 2 कम है। हाँ, बैठ जाओ। पत्नी बैठ गई। दाहिने हाथ की चूड़ी टूट जाती है, बाएं हाथ की कम टूटती है, पत्नी कह रही थी। और रघुवर प्रसाद नाड़ी टटोल रहे थे। नाड़ी केवल वहां नहीं थी। वहां न मिलने पर उसे कहां ढूंढे? छाती से धक धक टटोला जा सकता है। रघुवर प्रसाद को लगा कि हाथी के ऊपर उनकी पत्नी गोद में बैठी है। रात का काला हाथी था। उसकी सूंड धरती तक झूल रही थी। रात हाथी की चाल की तरह ऊपर नीचे डोलते हुए जा रही थी। वे पत्नी को संभाल कर पकड़े हुए थे। अंधेरे में काय की तरह फिसलन होती है, ऐसा रघुवर प्रसाद को लगा। पत्नी फिसल जाती थी। इसके बाद अंधेरे में पत्नी ने पूछा, बस स्टैंड से रिक्शे से आए हैं? नहीं, पैदल आया था। पत्नी ने सुना कि रघुवर प्रसाद घोड़े पर आए थे। हाथी नहीं मिला? पत्नी ने पूछा। रघुवर प्रसाद ने सुना कि पत्नी पूछ रही है, रिक्शा नहीं मिला था?
मिला था पर पैदल आया, पैदल आने से पैसे बच गए, पास ही बस स्टैंड है। पत्नी ने सुना घोड़े के पैसे नहीं देने पड़े थे, बस स्टैंड पास है। घोड़े पर आने से कितना समय लगा? पत्नी ने पूछा। जल्दी आ जाता, पर रास्ते में एक दोस्त मिल गया, रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने सुना रास्ते में एक घुड़सवार और मिल गया था। इधर उधर घोड़ा दौड़ाते घूमते रहे। पत्नी ने सुना थक गए तो एक टिपरिया चाय की दुकान में चाय पी ली, थक गए तो एक खंडहर जैसी पुरानी सराय में केसरिया दूध पी लिया। पत्नी ने सुना अच्छी गरम चाय थी, गाढ़ा गरम दूध था। पत्नी ने सुना मैं भी तुम्हारे साथ घूमने चलूंगी। पत्नी ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ घुड़सवारी करूंगी अब की बार। रघुवर प्रसाद ने सुना घुड़सवारी क्यों, खटिया में लेटे लेटे उड़ जाएंगे? रघुवर प्रसाद ने कहा पक्षी बनकर उड़ जाएंगे। पत्नी ने सुना हाँ। पत्नी ने कहा उड़कर सबसे पहले कहाँ जाएंगे? जहाँ 6 महीने की रात होती हो। रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने भी यही सुना 6 महीने की रात में इस खटिया पर लेटे रहेंगे? पत्नी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने भी यही सुना 6 महीने की रात खत्म होते होते फिर यहाँ 12 घंटे की रात में आ जाएंगे, आकर सो जाएंगे। पत्नी ने भी यही सुना हमारे उठने का रास्ता सुबह देखेगी? रघुवर प्रसाद ने कहा सुबह किस तरह रास्ता देखेगी? जैसे ही हमारी नींद खुले सुबह हो जाए। ज्यादा देर सो गए तो ज्यादा देर बाद सुबह लगेगी। रघुवर प्रसाद ने सुना ज्यादा देर सो गए तो ज्यादा देर रात रहेगी। चिड़िया रास्ता देखेगी कि हम उठें जिससे सुबह हो और वे चहचहाना शुरू कर दें। सुबह सबसे पहले छोटी छोटी चिड़ियों की चहचहाहट होती है, इसके बाद कोयल के बोलने की आवाज आती है। कुछ याद आने से अचानक रघुवर प्रसाद उठे। उन्हें चिड़ियों की चहचहाहट और कोयल की कूकने की आवाज के बाद ग में छोटी ऊ की मात्रा गुड़िया भी सुनाई दे दिया था। वे उठकर खड़े हो गए। पत्नी के घुटने के ऊपर तक खींची साड़ी के ऊपर उन्होंने चादर डाल दिया था। उठो, उन्होंने पत्नी को प्यार से ऐसे उठाया जैसे ये कई वर्ष रोज सुबह का सिलसिला था। रघुवर प्रसाद ने खिड़की से नीचे झांक कर देखा, गुड़िया स्लेट पट्टी लेकर खिड़की के नीचे बैठी पड़ रही थी। जब वे सो रहे होंगे तब गुड़िया ने ईंटों के ऊपर खड़े होकर झांका होगा। खिड़की में सलाखें नहीं थी। कमरे में कूद कर कोई न आए इसके लिए बस पल्ले को बंद किया जा सकता था। पल्ले को बंद करने से कोई न आए में हवा, उजाला, बाहर का दिखना भी नहीं आता। खिड़की के पल्ले खुले होने से उनके उठने के पहले से कमरे में सुबह थी। रात को उन्होंने सोचा था कि पत्नी से कहेंगे कि वह खिड़की पर डिबरी लेकर खड़ी हो जाए ताकि वे ईंटें वहां से हटा दें। फिर उन्होंने सोचा कि ईंटें हटाने के बदले खिड़की का पल्ला बंद कर दें, पर वे भूल गए थे। वे टट्टी के ताले की चाबी ढूंढ रहे थे, उन्हें नहीं मिली। जिस जगह रसोई का सामान था वहां एक चुकिया में उन्होंने चाबी रख दी थी। चुकिया वहां नहीं दिख रही थी। पत्नी ने खटपट में अपने स्वप्न के संसार को नींद से जगा कर देखा। टट्टी की चाबी नहीं मिल रही है। उन्होंने पत्नी से पूछा। पत्नी ने सबसे अलग एक ईंट के ऊपर रखी उस चुकिया को बताया। उसे लगा होगा कि चौकी के सामान के साथ टट्टी की चाबी को नहीं होना चाहिए। अपने मन में उसे अपने गृहस्थी को जमाने का काम यही किया था। जब रघुवर प्रसाद बस स्टैंड गए थे तब पड़ोसनों से उसे कुछ गृहस्थी की जानकारी मिल गई थी। चुकिया की चाबी टट्टी की चाबी है, इसका अनुमान उसने लगाया था। थोड़ी देर में घर की चीजें अपनी अपनी जगह से हटाकर पत्नी की इच्छा से जगह लेने लगी। चीजों के इधर उधर होने के सम्मोहन से रघुवर प्रसाद को लगा कि नींद पूरी नहीं हुई होगी। छोटे छोटे बच्चे खिड़की की ईंट पर खड़े होने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। दोनों बच्चों से निर्लिप्त अपने काम में थे और बच्चे बायोस्कोप की तरह खिड़की से देख रहे थे। खा पीकर रघुवर प्रसाद किताब लेकर खटिया पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद खिड़की के पीछे बच्चों की खुशी से चिल्लाने की आवाज उन्होंने सुनी। रघुवर प्रसाद से रहा नहीं गया, किताब लिए लिए खिड़की के पास आए। एक लड़का खड़ा था, बाकी सब भाग गए थे। क्या है? उन्होंने उस लड़के से पूछा। बकरी का बच्चा, उसने कहा। हवा अच्छी चल रही थी। कौन से रंग का है? उन्होंने पूछा। काले रंग का, बच्चे ने कहा। रघुवर प्रसाद मुस्कुराए। बकरी के बच्चे को देखने चलोगी? रघुवर प्रसाद ने पत्नी से पूछा। चलो। पत्नी तुरंत तैयार हो गई। इधर खिड़की से चलेंगे? उन्होंने कहा। अप्रैल का पहला सप्ताह था। सुबह की हवा में यहाँ थोड़ी ठंडक थी।
हवा तेज चल रही थी। खिड़की से बाहर पैर लटकाकर रघुवर प्रसाद कूदे। फिर उन्होंने पत्नी की सहायता की। वहां एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। पेड़ के नीचे लंबी रस्सी से बकरी का एक काला बच्चा बंधा था। हवा चलने से पीपल के पत्ते इधर उधर झड़ते तो बकरी का बच्चा दौड़ते हुए पत्ते की तरफ लपकता। एक पत्ते की तरफ जाते जाते फिर दूसरे पत्ते की तरफ हवा में उड़ रहा था। उड़ते हुए पल्लू में एक पत्ता आकर अटक गया। सब पत्ते का झरना देख रहे थे। नीचे ढेर से पत्ते इकट्ठे हो गए। बच्चे गिरते हुए पत्तों को पैर से दबाने के लिए दौड़ते थे। पत्नी के पास भी एक पत्ता झरा। उसने पैर से दबाना चाहा तो निशाना चूक गया। रघुवर प्रसाद पत्नी और बच्चे गिरते हुए पत्तों को पकड़ ले पैर से दबाते इधर उधर दौड़ रहे थे। उनके खेल को देखकर लगने लगा कि पत्ते जानबूझकर खेलते हुए झर रहे हैं। पेड़ अपने पत्ते झराता खेलते हुए खड़ा था। पत्नी के बालों में एक पत्ता फंस गया। रघुवर प्रसाद ने कहा, तुम्हारे बालों में एक पत्ता अटका है। पत्नी ने बालों में पत्ते की उंगलियों से टटोला तो पत्ता नीचे गिर गया। पत्नी ने बालों में पत्ते को उंगलियों से टटोला तो पत्ता नीचे गिर गया। रघुवर प्रसाद ने कहा। पड़ोसन अपनी खुली खिड़की से चिल्लाई, हाथी आया। बकरी के बच्चे के साथ खेलना छोड़ सारे बच्चे हाथी की तरफ दौड़ पड़े। रघुवर प्रसाद को लगा कि हाथी कुछ पहले आ गया है। वे पत्नी का हाथ पकड़े पकड़े खिड़की तक आए। पहले उन्होंने पत्नी को चढ़ाया, फिर वे कमरे में कूद गए। हाथी आया से प्रफुल्लित पत्नी दरवाजे खोलने लगी। पत्नी ने दरवाजे को पूरा खोला जैसे हाथी को घर के अंदर आना हो। पल्ले की आड़ से उसने देखा भारी भरकम हाथी था। फिर वह अंदर आ गई। रघुवर प्रसाद तैयार होते होते देख रहे थे कि हाथी सड़क के किनारे नग्न होकर पेशाब कर रहा था। हाथी पर बैठा साधु बीड़ी पी रहा था। हाथी देखकर पत्नी एक छोटी लड़की की तरह खुश थी। रघुवर प्रसाद आज साधु से कहना चाहते होंगे, हाथी पर बैठकर जाना अच्छा नहीं लग रहा, मैं टेम्पो से चला जाऊंगा। तब साधु कहेगा, मैं आपको टेम्पो स्टैंड में देख रहा था, आप अगर नहीं गए तो आपको लेने घर आ गया। आज देर हो गई, रघुवर प्रसाद ने कहा। टेम्पो देखने में और देर हो गई, हाथी से चलिए, हाथी को तेज ले चलेंगे। अच्छा, कहकर रघुवर प्रसाद हाथी पर बैठने के लिए तैयार हो गए। कंधे से लटकने वाले झोले में 3 किताबें थी। पत्नी से जाते जाते उन्होंने कहा कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, जाने का मन नहीं हो रहा। रघुवर प्रसाद के बाहर आते ही साधु ने हाथी को जमीन पर बैठाया। कार का दरवाजा साहब के आते ही ड्राइवर खोलता है। उसी तरह रघुवर प्रसाद को देखकर साधु ने हाथी से बैठने को कहा। हाथी का बैठना कार का दरवाजा खुलना जैसा था। हाथी रघुवर प्रसाद को देखकर नहीं बैठा होगा। बार बार ऐसा होने पर रघुवर प्रसाद को देखकर हाथी की बैठने की आदत हो जाए। पत्नी समझी की थी कि हाथी रघुवर प्रसाद को देखकर बैठा है। वह रघुवर प्रसाद को हाथी पर चढ़ते हुए देख रही थी और सूखी थी। झोला अगर लटकाने वाला नहीं होता तो कठिनाई होती। चपरासी का छत्ता लौटाने की उन्हें याद नहीं थी। चलें? साधु ने पूछा। चलो, रघुवर प्रसाद ने कहा। अब की बार उन्होंने हाथी पर बैठे पत्नी को पड़ोस की औरतों बच्चों के साथ खड़े देखा। रघुवर प्रसाद को जाते हुए पत्नी कुछ देर देखती रही, फिर घर का काम करने अंदर चली गई। हाथी पर बैठे हुए रघुवर प्रसाद ने देखा कि एक साइकिल हाथी से आगे निकल गई। एक छोटे कद के भूरे रंग के घोड़े पर गांव का एक बूढ़ा आगे आगे चला जा रहा था। जब हाथी चलते चलते घोड़े के बराबर आया तो घोड़ा चौंक गया। घोड़ा का बूढ़ा सवार लगाम घोड़े पर ऊँघता हुआ बैठा था। जैसे तैसे लगाम पकड़कर घोड़े को उसने काबू में किया। बूढ़ा सवार तब हाथी के पीछे हो गया था और धीरे धीरे उसी तरह घोड़े पर बैठे जा रहा था जैसे पहले आगे जा रहा था। जाने की वही उसकी लय हो गई थी जो पहले थी। यह लय धीरे धीरे समय बीतने की लय थी। गर्मी की दोपहर जैसे जैसे बीत रही थी, दोपहर अभी हुई नहीं थी, पर घोड़े की चाल देखकर लगता था कि उसका गांव कितना भी समीप हो, उसे रास्ते पर दोपहर हो ही जाएगी। आगे कहीं दोपहर घोड़े के आने का रास्ता खड़े खड़े देख रही होगी। घोड़ा जैसे ही उसके पास आएगा, दोपहर होकर उसके साथ चलने लगेगी। चलते चलते वह बीत जाएगी और आगे रात मिलेगी और ये सिलसिला कई रात कई सुबह चलता रहेगा। थोड़ी देर के बाद दीवारों का जाता हुआ डेरा मिला। औरतें सिर पर टट्टा कमचिल बोहे थी। 3 सूअर 3 साइकिलों के कैरियर में बंधे थे।
चौथी साइकिल के कैरियर में एक टोकनी में छोटा बकरा बंधा था। बकरा ले जाने वाला देवार डेरे का आदमी नहीं लगता था। सभी साइकिलों को पैदल ले जाया जा रहा था। एक बूढ़े देवार के पीछे एक मरियल कुत्ता निश्चित दूरी बनाए हुए जा रहा था। ये कुत्ता बंधा नहीं था, पर अदृश्य रस्सी से बंधा जा रहा था। अदृश्य रस्सी पालतू होने की नियति थी। दूसरा कुत्ता, जो सचमुच रस्सी से बंधा हुआ था, हाथी के पास पहुंचते ही भौंकने लगा। मरियल कुत्ता भी डरा डरा भौंकने लगा। थोड़ा आगे जाने पर एक ठेले पर जाती हुई नाव मिली। नाव एक तालाब से दूसरे तालाब की ओर जा रही थी। नाव से टिका हुआ ठेले पर एक बच्चा सो रहा था। एक औरत और उसका पति नाव ठेल रहे थे। उनका बच्चा होगा। नाव सीधी रखी थी, उसे बांधा गया था, फिर भी हाथी के ऊपर से देखने पर लगता था कि नाव तैरते तैरते छूट रही है और हाथी भी ऊपर नीचे होता हुआ हिचकोले खाता आगे बढ़ रहा है। नाव के साथ साथ चलने में कुछ समय तक चलना तैरने के समान लगता होगा। सड़क पर चलते हुए डूबने का डर कतई नहीं लगेगा, यह निश्चित था। पर हाथी के ऊपर बैठे हुए रघुवर प्रसाद को नीचे गिर जाने का डर था।